हेलो एवरीवन। सो हम लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस का लेवल 1 का क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। उसका एक पार्ट बन चुका है पहले, और बाकी थ्योरी के तो 5 पार्ट शायद आ चुके हैं। तो हम अब आगे बढ़ेंगे और लेवल 1 के क्वेश्चंस को पहले कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कुछ भी आधा अधूरा नहीं करता, करने का मन करता है, पूरा करना चाहिए उसे। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? निम्नलिखित में से कौन फिजिकल चेंज नहीं है? तो हम लोग सेकंड क्लास में देखे थे थ्योरी वाले पार्ट में कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज इसमें क्या अंतर होते हैं। ओके, बेसिक चीज हमने क्या देखा था कि सब्सटेंस का जो केमिकल कंपोजिशन है वो नहीं बदलता है फिजिकल चेंज के दौरान। ओके, अब वाटर आइस से मेल्ट होकर वाटर लिक्विड फॉर्म में आया तो केमिकल कंपोजिशन बदला क्या? नहीं, आइस में भी H2O ही था, उसके बाद वो मेल्ट भी किया तो भी तो अभी H2O ही है केमिकल कंपोजिशन। ये सबसे बेसिक फंडा था, यही केवल नहीं था, और भी चीजें थी, क्राइटेरिया हमने देखे थे, लेकिन सबसे बेसिक यही चीज था। एनर्जी वगैरह का भी कंसिडर करते हैं हम लोग, लेकिन ये इतना काफी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ओके, मैं आप जाके देखना, इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया। सो पहला कौन सा नोट पूछ रहा है, नोट अ फिजिकल चेंज। तो डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, ये तो फिजिकल चेंज है ना, ये तो फिजिकल चेंज है। डिसोल्यूशन यानी वाटर में ऑक्सीजन का घुलना, ये फिजिकल चेंज है। क्या वाटर में ऑक्सीजन के घुलने से वाटर का कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है क्या? या कोई एनर्जी रिलीज होती है क्या? या कोई नया कंपाउंड बनता है क्या? नहीं बनता है। अगर ऐसा होता तो शायद समुद्र में मछलियां या कहीं भी पानी में मछलियां जीवित नहीं रहती। क्यों? क्योंकि पानी में जो मछलियां रहती हैं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वे श्वास गिल्स से लेती हैं, और जो मछलियां रहती हैं वे पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को ही लेती हैं। ओके, पानी में जो ऑक्सीजन घुले हुए हैं उन्हीं को वे रेस्पिरेशन के दौरान गिल्स के माध्यम से, हम लोग लंग्स से रेस्पिरेशन मतलब सांस लेते हैं, यहाँ गिल्स से लेती हैं, फिर भी घुली हुई ऑक्सीजन को लेती हैं। अगर पानी में ऑक्सीजन मिल के कुछ नया कंपाउंड बना देता, तो समझ रहे हो, कुछ नया कंपाउंड बना देता, तो क्या मछलियां उसको कभी ले पाती? ये नहीं मिलता है पूरी तरह, इसीलिए तो वो अलग कर पाती हैं पानी से, और घुले हुए ऑक्सीजन को लेकर जीवित रहती हैं गिल्स के माध्यम से सांस लेने में। ओके, सो ये कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है पानी में, किसका? वाटर में किसका मिलना? ऑक्सीजन का मिलना। ये फिजिकल चेंज है, ये कोई केमिकल चेंज नहीं है। दूसरा, डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, हाँ ये तुम्हारा क्या है? केमिकल है, क्योंकि CO2 प्लस H2O क्या देगा? H2CO3 दे देगा। इसको बैलेंस कर लेना, मेरे ख्याल से H2CO3 ही देना चाहिए, क्योंकि कार्बन क्या है? एसिडिक, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एसिडिक इन नेचर है। वाटर में मिलने के बाद ये कार्बोनिक एसिड बना लेगा। ओके, तो ये क्या हो? केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ। अब रिएक्टेंट में जो भी थे, रिएक्टेंट में जो भी कंपाउंड थे, क्या उनका अपना अस्तित्व बचा प्रोडक्ट रिएक्शन होने के बाद? नहीं, कोई नया प्रोडक्ट बन गया। ऑप्शन सी, डिसोल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल यानी वाटर में हम लोग अल्कोहल मिला दे, तो वाटर प्लस अल्कोहल ये थोड़ी है। वाटर प्लस अल्कोहल क्या है? आंसर तो पहले ही मिल गया है कि बी होगा, लेकिन फिर भी आगे देखता हूं। वाटर प्लस अल्कोहल क्या है? अगर मिला भी दिया तो क्या अलग नहीं कर सकते हैं क्या दोनों को? और केमिकल कंपोजिशन तो बदलता भी नहीं है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, और इनफैक्ट अलग कर सकते हैं इसको। कैसे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। याद है हम लोग सेकेंड चैप्टर में इसको पढ़े थे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दो कंपाउंड जब आपस में मिसिबल हो, यानी पूरी तरह मिल गए हों, ऐसा नहीं कि वाटर प्लस ऑयल, क्योंकि वाटर प्लस ऑयल कभी नहीं मिलते हैं। वाटर नीचे रहता है और ऑयल उसके ऊपर ऊपर फ्लोट करते रहता है, क्योंकि ऑयल का डेंसिटी कम होता है। लेकिन वाटर प्लस अल्कोहल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तैरते रहेगा अल्कोहल ऊपर हो। तो ऐसे को मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं, और इनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ऐसे को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। तो इसीलिए वाटर प्लस अल्कोहल क्या है? केमिकल चेंज ना होकर फिजिकल चेंज होता है। ऑप्शन डी, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। पानी में नमक को मिलाना। अरे तो पानी में नमक को मिला भी दी तो क्या होगा? अगर पानी को फिर से हीट कर देंगे तो वाटर वेपर क्या होगा? वो चला जाएगा, ठीक है, एयर में चला जाएगा वाटर वेपर, और बच क्या जाएगा? यहाँ सॉलिड नमक बच जाएगा। तो अभी भी तो इसको केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। अगर हो गया होगा तो हीट करो या प्रेशर डालो या कुछ भी करो, वो कभी भी उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिजिकल चेंज में ये था ना कि तुम दोबारा उस चीज को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इसमें तो दोबारा प्राप्त कर ले रहे हैं हम लोग। सॉल्ट में वाटर डाल भी दिया तो फिर से पानी को, जो सॉल्टी वाटर को तुम हीट करते रहोगे 100 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा तो हीट करना पड़ेगा। तो सॉल्ट तो रह जाएगा तुम्हारा यूटेंसिल में ही, बर्तन में ही रह जाएगा, और वाटर वेपर एयर में चला जाएगा। ठीक है, वाटर वेपर एयर में चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूं कि हमारा ये भी फिजिकल चेंज है, डी सी भी फिजिकल चेंज है, और ए भी फिजिकल चेंज है।
तो बी ही केवल है जो फिजिकल चेंज नहीं है। और इसमें क्या पूछ रहा है, नोट फिजिकल चेंज, तो हमारा बी ही ऑप्शन होगा। ये नहीं कि खोजने लग गए कि अरे भाई तीनों हो रहा है, तो तीनों तो फिजिकल हो रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि फिजिकल नहीं हो रहा है। ओके, 18 क्वेश्चन नंबर क्लियर है ना? क्योंकि आंसर अच्छा से देखना, टिक करो और समझो इस बात को बार बार। और भी तरीके से तुम इसको सोच सकते थे। 18 द फॉर्मूला ऑफ द फॉस्फेट ऑफ एन एलिमेंट आर, इसका आंसर तुम्हारे बुक में रॉन्ग दिया हुआ है मेरे ख्याल से, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ द फॉस्फेट ऑफ ए, कहीं या फिर कहीं मिसप्रिंट हो गया है। द फॉर्मूला ऑफ ए फॉस्फेट ऑफ एन एलिमेंट आर इज RpO4, कॉमा देन द फॉर्मूला ऑफ इट्स हाइड्रोक्साइड एंड सल्फाइड रेस्पेक्टिवली आर। तो RpO4 दिया हुआ है बच्चे, तो जरूर इसमें कौन कटायन है, R है, और अनायन कौन है, PO4 3- से, पता है ना, इसको फॉस्फेट कहते हैं। और कितना होता है फॉस्फेट का वैलेंसी, इसमें एक ही फॉस्फेट आयन है ना, तो PO4 -3, यही ना। और तुम्हें पता है कि ये पूरा न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, प्लस माइनस नहीं। इसका मतलब जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, तो R+3 होना चाहिए, बोलो, क्योंकि -3 है तो +3 होना चाहिए। इसका मतलब R का वैलेंसी कितना है, 3 है। ये जो कटायन है, मुझे नहीं पता R कौन सा मेटल है या कोई कौन सा एलिमेंट है, लेकिन इतना पता है कि इसका वैलेंसी 3 है, इसका +3 है, ये कटायन है और इस पर +3 का चार्ज होगा। ओके, इतना क्लियर है? यहां से मिला ना, इस फॉर्मूले से मिला ना। अगर यहाँ पर R2PO4 लिखा होता, सॉरी R2PO4 तो कभी होगा ही नहीं, RPO4 का होल 2 लिखा होता, ठीक है, इस तरह से होता, तो इस यहां से हमें ये पता चलता R3PO या फिर R3PO4 का होल 2 लिखा होता, तो यहां से क्या पता चलता कि R, यहाँ पर क्या, अगर दूसरा कुछ लिखा होता तो हमें कुछ दूसरा सोचना होता है इस बारे में। ओके, इस बारे में अब और डिस्कस करने जाऊंगा तो और लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर RpO4 है, इसका मतलब PO4 पे -3 का चार्ज है, तो R पर जरूर +3 का चार्ज होगा। इसका समझ में आ रहा है? तो +3 का चार्ज है R पर, यानी 3 वैलेंसी है उसका। देन द फॉर्मूला ऑफ इट्स हाइड्रोक्साइड एंड सल्फाइड इज, तो उसका फॉर्मूला हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड क्या होगा, हाइड्रोक्साइड, तो R पर कितना है, प्लस है, ये कटायन है, O3 नीचे 3 लिख दिया। ओके, और हाइड्रोक्साइड OH माइनस होता है 1, क्योंकि हाइड्रोक्साइड क्या होता है, मोनोवैलेंट होता है, एक चार्ज होता है और एक कटायन होता है। और फिर देखो R+3, क्योंकि R पर 3 का वैलेंसी है, 3 वैलेंसी है और एक कटायन होता है। और सल्फाइड क्या होता है, H2- होता है, तो S- और 2 लिख दिए। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, क्रिस क्रॉस मेथड इसको बोलते हैं, हमने इसे पढ़ा भी था, जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ROH होल 3, ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, R2H3। इसका मतलब ये जो एलिमेंट था R, इसका हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कितना होगा, ROH, ये देख रहे हो, ROH का होल 3, और इसका सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा, R2H3। तो हमारा ऑप्शन डी सही, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, देख लो। यहाँ ROH का होल 3 तो है, लेकिन यहाँ R3H2 है, ठीक है, R2H3 होगा ना। ओके, तो इसका मतलब वो क्यों दिया हुआ था RpO4, ताकि तुम पता कर सकोगे कि उसका वैलेंसी कितना है, और वो कटायन है, तो उसके बाद तुम उसका वैलेंसी पता कर लो, तो तुम हाइड्रोक्साइड का तो पता ही है, और सल्फाइड का, और क्रिस क्रॉस मेथड से तुम अपना बना लो फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ CO2 एंड H2O फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर बाय यूजिंग KOH, इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एंड एनी हाइड्रस CaCl2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है, सोल्यूशन पे आते हैं। KOH, ठीक है, KOH सॉलिड या एक्वस लोग, एक्वस प्लस CO2 गैस, ये मिलके क्या बनाता है, K2CO3 प्लस H2O देगा शायद, मेरे ख्याल से, ठीक है, K2CO3 प्लस H2O, यानी कि KOH और एनी हाइड्रस CaCl2 दोगे तो H2O यहाँ नहीं बचेगा, ठीक है। यहाँ पर एनी हाइड्रस CaCl2 दोगे तो यहाँ पर H2O नहीं, क्योंकि एनी हाइड्रस का मतलब क्या होता है कि वो वाटर को ऑब्जर्व कर ले, ऐसे चीजों को। हाइड्रस मतलब क्या होता है, वाटर, जिसमें वाटर का प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन, ठीक है, वाटर जिसमें प्रेजेंट हो, हाइड्रा, जितना भी संबंधित है ये सब वाटर से संबंधित है। ओके, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ये वाटर का केमिकल तुम्हारा नेम है। तो एनी हाइड्रस का मतलब होता है कि जिसमें अगर किसी सब्सटेंस में वाटर प्रेजेंट हो तो उसको वो ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 को ऑब्जर्व करके क्या बनाता है, पोटेशियम कार्बोनेट। ओके, पोटेशियम कार्बोनेट बना देता है। तो ये तो केमिकल चेंज हुआ ना, देख लो नया कंपाउंड बन रहा है। ओके, तो ये क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ।
केमिकल चेंज। फिर तो तुम कहोगे फिर दुनिया का ग्लोबल वार्मिंग का जो ये समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? क्योंकि CO2 एक्सेस के कारण। तो क्यों ना ढेर सारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना के और उसको ऑब्जर्व करवा लेते हैं CO2 को, और K2CO3 बनाएगा। भाई इतना आसान नहीं है, CO2 इतना ज़्यादा मात्रा में है कि कितना बना होगा KOH, और ये एक्वस भी होना चाहिए क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। तो अगर यहाँ KOH सॉलिड स्टेट में रहेगा तो क्या कभी CO2 से रिएक्ट करके बना पाएगा पोटेशियम कार्बोनेट? शायद नहीं। ओके, एक्वस का मतलब होता है कि उसमें वाटर सोल्यूशन है। अब आता है KOH जब किससे रिएक्ट ये सॉलिड में लिए हैं, जब किससे रिएक्ट करता है? वाटर से, वाटर लिक्विड में फेज में होगा तो क्या बनता है? K प्लस OH माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो K है ये मेटल है, OH माइनस नॉन मेटल की तरफ बिहेव कर रहा है। तो जब उसमें वाटर तुम डालोगे तो आयनिक कंपाउंड की तरह, कैसे आयनिक कंपाउंड में कटायन होता है, अनायन होता है। और जैसी फॉर एग्जांपल तुम NaCl सॉल्ट को जब तुम वाटर में डालते हो तो तुम्हें क्या लगता है उसमें जाने के बाद क्या होता होगा? Na प्लस हो जाता है और प्लस Cl माइनस, वहां जाके अनायन अपने अपने फॉर्म में चले जाते हैं। ओके, अनायन कटायन फॉर्म होता है और इस तरह से ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, Na प्लस प्लस Cl माइनस। ओके, तो यहाँ K प्लस प्लस OH माइनस के फॉर्म में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। और ये एक्वस लिखने का कोई जरूरत तो है नहीं, लेकिन लिख दो एक्वस, ठीक है। यहाँ वाटर प्रेजेंट है जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन इसको फिर तो इसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अगर ये प्रोडक्ट बन भी गया, इसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं KOH में। क्यों? क्योंकि अगर फिर से इसको हीट करोगे तो फिर से अपना KOH सॉलिड आ जाएगा ना। तो ये तो फिजिकल चेंज हुआ ना। यहाँ कोई केमिकल कंपोजिशन बदला क्या कंपाउंड का? नहीं बदला। अभी भी K प्लस OH माइनस यहाँ था, बस यहाँ पर दोनों एक साथ थे और वाटर में करने के बाद ये K प्लस OH माइनस में अलग अलग में हो गए, लेकिन केमिकल कंपोजिशन नहीं बदल रहा है। ओके, कोई नया प्रोडक्ट है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है? नहीं, इस रिएक्शन को दोबारा रिवर्स कर सकते हैं, तो फिजिकल चेंज हो गया। अब तुम सोचोगे कि इस रिएक्शन को दोबारा कर सकते हैं, तो ये तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि क्या इस रिएक्शन को दोबारा इस तरफ, इस प्रोडक्ट से क्या दोबारा इसको बना सकते हैं, पता करना। हालांकि नहीं शायद बना सकते हैं। तो पहला वाला जो रिएक्शन है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को CO2 से जब रिएक्ट करवाता है एनी हाइड्रस CaCl2 के प्रेजेंस में, यानी कैल्शियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो क्या होता है? केमिकल होता है चेंज। और जब वही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो तो उसका कोई कंपोजिशन चेंज होता है, केमिकल कंपोजिशन। वही अनायन कटायन अलग अलग फॉर्म में आयनिक स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं, तो फिजिकल चेंज होता है। तो केमिकल और फिजिकल, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा आएगा? केमिकल एंड फिजिकल। अच्छा सवाल था भाई ये तो, मतलब शायद ये रिएक्शन तुम्हारे बुक में भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो इसको करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें। इन द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 द कैटलिस्ट एंड द इनहिबिटर। इनहिबिटर किसको कहते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट को इनहिबिटर कहते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट को, कैटलिस्ट दो तरह के बताए थे ना, कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देते हैं। तो H2SO4 के प्रिपरेशन में कौन है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है? प्लेटिनम है। प्लेटिनम क्या है, किस तरह बिहेव करता है? पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरफ। और आर्सेनिक ऑक्साइड किस तरह बिहेव करता है? नेगेटिव कैटलिस्ट की तरफ। ओके, ये तो याद ही करना पड़ेगा यार। अब ये पूछोगे कि क्यों ऐसा किया जाता है, तो ये तो उसी समय तुम बता पाओगे जब तुम H2SO4 का प्रिपरेशन मेथड पढ़ोगे। H2O4 कैसे बनता है, उसमें क्या क्या यूज होता है, ओके, उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसका प्रॉपर्टी पढ़ोगे, उसका प्रिपरेशन पढ़ोगे, तब बता पाओगे कि ऐसा क्यों होता है। ओके, 26 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन +3 में है, ठीक है। और मैंने कहा था ना कि आयरन दो वैलेंसी में एग्जिस्ट करता है, +2 और +3। तो ज़्यादा +3 वाला है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसके लिए IC का यूज करते हैं सफिक्स में। तो IC है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है? कार्बन से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ये बस 3C ये सब का मतलब केवल बैलेंस करने के लिए लिख दिया गया। कार्बन से बैलेंस रिएक्शन करके क्या बना है? आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो देखो, तो पहले आयरन किसके साथ जुड़ा हुआ था? ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ देखो तो आयरन अकेले आ गया, अब ऑक्सीजन चला गया, इससे हट गया। और पहले कार्बन किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ था, अब कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ। यानी कि
आयरन के साथ ऑक्सीजन हटा और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, तो तुम्हें याद है कि ऑक्सीजन का हटना ही रिडक्शन भी कहते थे। ओके, ये पढ़े थे ना, रिडॉक्स रिएक्शन बताए थे ना ये थ्योरी में, लास्ट वाले थ्योरी लेक्चर में। तो Fe अंडरगोस रिडक्शन, Fe किस में जाता है? रिडक्शन में, क्योंकि Fe से ऑक्सीजन हट रहा है, देख रहे हो, प्रोडक्ट बनने के बाद। और C अंडरगोज ऑक्सीडेशन, कार्बन किसके तरफ जाता है? ऑक्सीडेशन में जा रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, क्योंकि पहले कार्बन में था केवल और अब ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कम से कम तुम्हारे स्टेज में तो यही इंपॉर्टेंट है। वैसे भी यहाँ देखो ना, ऑक्सीडेशन स्टेट जब पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो ये फ्री, जब एलिमेंट फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तो इस पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और यहाँ देखो तो कार्बन किस में चला गया? +2 में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है, तो +2 इस पे लगेगा। तो देखो तो इसमें एडिशन, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, बढ़ा इस पर चार्ज, और यहाँ पर +3 में था यहाँ पर। और देखो तो कार्बन फ्री स्टेट में चला गया, फिर से किसी के साथ नहीं जुड़ा, तो यहाँ पर 0, तो +3 से 0 में गया, तो यहाँ रिडक्शन हुआ। तो खैर तुम इतना नहीं भी जानो, लेकिन तुम्हें इतना पता हो कि, अबे यार, तुम्हें इतना पता हो कि आयरन जो है उससे ऑक्सीजन हट रहा है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो आयरन रिडक्शन में जा रहा है और कार्बन ऑक्सीडेशन में जा रहा है। तो ऑप्शन बी सही है। बाकी ऑप्शन तुम पढ़ लेना, ऑप्शन बी कैसे। ऑप्शन ए में ये कहा है कि आयरन ऑक्सीडेशन में जा रहा है, जो कि गलत है। आयरन ऑक्सीडेशन में कैसे जा रहा है? आयरन रिडक्शन में जा रहा है और कार्बन रिडक्शन में जा रहा है, कार्बन ऑक्सीडेशन में जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन सी भी गलत है। इसमें तो कह रहा है कि दोनों रिडक्शन में जा रहा है, ऐसा कैसे होगा? ऑप्शन डी कह रहा है कि दोनों ऑक्सीडेशन में जा रहा है, ये भी गलत है। 27 क्वेश्चन नंबर, अरेंज द एलिमेंट्स जिंक, टीन, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी फॉर रिप्लेसिंग Cu फ्रॉम CuSO फॉर सॉल्यूशन। ओके, Cu को रिप्लेस करना है, यानी कि वैसे तो ये सारे एलिमेंट, ये चारों एलिमेंट किससे ज्यादा रिएक्टिव है? कार्बन, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज में मतलब कौन सा एलिमेंट है इन चारों में जो सबसे ज्यादा तेजी से किसको रिप्लेस करेगा? कॉपर को। जिसका मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर होगा और सबसे जल्दी कॉपर को उसके सोल्यूशन CuSO4 सोल्यूशन से क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। तो तुम्हें पता है कि कैल्शियम सबसे ज्यादा इनमें दिया हुआ है। ऐसा तो पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन पोटेशियम तो है नहीं, तो जो दिया हुआ है उसी में कंपेयर करना है ना। तो कैल्शियम के बाद अल्युमिनियम के बाद कौन होगा? देख लो रिएक्टिविटी सीरीज यार, एल्युमिनियम के बाद रिएक्टिविटी सीरीज याद भी होना चाहिए। देख रहे हो, कैल्शियम के बाद कौन है? अल्युमिनियम के बाद कौन? जिंक, और जिंक के बाद टीन, उसके बाद देखो, समझ में आ रहा है? तो हमारा क्या आंसर होगा? सबसे ज्यादा जल्दी और सबसे तेजी से कौन रिप्लेस करेगा कॉपर को उसके CuSO4 सोल्यूशन से? कैल्शियम करेगा, उसके बाद अल्युमिनियम के बाद जिंक और जिंक के बाद टीन। ठीक है, देख रहे हो साइन, ये साइन देख रहे हो, सबसे ज्यादा कौन सा हाथी करेगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या पूछा था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी फॉर रिप्लेसिंग Cu फ्रॉम CuSO4 सोल्यूशन। और जो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा उसको रिएक्शन को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि डिस्प्लेस हो रहा है ना। हम लोग रिएक्शन के टाइप भी पढ़ते, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ओके, अब आते हैं पीछे, एक थोड़ा सा इधर भी ये थी होगा, आ जाते हैं यहाँ पर 22 क्वेश्चन नंबर, लेवल 1 का ही है, बट पहले मैंने इसको लिख दिया था तो बना लेता हूँ। PbNO3 का होल 2, इसको क्या पढ़ते हैं? लेड नाइट्राइट नहीं, लेड नाइट्रेट किससे रिएक्शन होकर रहा है? किसे रिएक्शन कर रहा है? फेरिक सल्फेट से। क्या बना रहा है? आयरन नाइट्रेट प्लस लेड सल्फेट। कुछ नहीं हो रहा है, क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या किया? क्यों डिस्प्लेसमेंट हुआ? डिस्प्लेसमेंट शायद क्यों नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना? याद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि भूल गए? AB प्लस CD रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? AD प्लस BC, यही ना? देखो तो AB प्लस, मतलब इसका ये आयरन इससे जाके चला गया, नाइट्रेट के साथ जुड़ गया, और लेड किसके साथ जुड़ा गया? सल्फेट के साथ। देखो आयरन नाइट्रेट के साथ जुड़ गया और लेड किसके साथ जुड़ा? सल्फेट के साथ। तो बस हमें इसे क्या करना है? उसके बाद क्या पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ लेड सल्फेट एंड फेरिक नाइट्रेट इन द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द एबव रिएक्शन। अब ये रिएक्शन बैलेंस तो नहीं है, इस रिएक्शन को क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। तो PbNO3 का होल 2 प्लस Fe2, तो बैलेंस करते हैं ना रिएक्शन को, क्या दिक्कत है? FeNO3 का होल 3 प्लस PbSO4। तो क्या लगता है कैसे बैलेंस करेंगे हम लोग? इधर 2 आयरन है, इधर 2 आयरन है, इधर एक ही आयरन है, तो आयरन को 2 लिख दें यहां पर। आयरन बैलेंस हो गया, आयरन बैलेंस हो गया। ओके,
ओके, आयरन बैलेंस हो गया, लेकिन आयरन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब नाइट्रेट बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट्रेट कितना है, इधर 6 नाइट्रेट है, क्योंकि NO3 का होल 3 इंटू 2 है ना, तो 2 NO3 का होल 3 है ना, यानी 3 दूनी 6, यानी 6 नाइट्रेट है, लेकिन इधर तो 2 ही नाइट्रेट है, NO3 का होल 2, तो इसको 3 से गुना कर दे तो कितना हो गया, 6 नाइट्रेट हो गया। ओके, ऐसे नियम ये है कि जो एलिमेंट सबसे ज्यादा बार एक ऑकर हो रहा है, सबसे ज्यादा बार, पहले उसको बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा बार एक हो रहा है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शायद जल्दी हो जाएगा इससे। फिर अगर मैं बैलेंस करना चलूँ ऑक्सीजन को तो बहुत लेट हो जाएगा, और ऐसे में एक बार वही नाइट्रेट और सल्फेट को लेके बैलेंस कर दे रहा हूँ। ओके, तो लेकिन अब लेड बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि लेड इधर 3 है, इधर 1 ही है, तो 3 यहाँ कर दें। अब देखो रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किए लेड तो बैलेंस हो ही गया, अब सल्फेट भी बैलेंस है। क्यों? क्योंकि 3 सल्फेट इधर है ना, इधर भी 3 सल्फेट है, SO4 का होल 3, तो रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो लेड सल्फेट और फेरिक नाइट्रेट का कोफिशिएंट पूछ रहा था, तो लेड सल्फेट कहाँ है, यहाँ है लेड सल्फेट, इसका कोफिशिएंट कितना है, 3 है, और फेरिक नाइट्रेट का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 3,2। ओके, आया समझ में, 3,2, ये नहीं कि 2,3 मार देना, क्योंकि पहले लेड सल्फेट का पूछा, तो लेड सल्फेट का 3 कोफिशिएंट है। ओके, और तुम चाहो तो उस तरीके से भी बैलेंस कर सकते हो, जो मैं सेकंड तरीके से बता रहा हूँ कि पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ठीक है, ऐसे मैंने क्या किया कि यहाँ नाइट्रेट को लेके चला और सल्फेट को लेके चला, इकट्ठे लेके चला। ठीक है, तुम अब क्या करना कि ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में अच्छी है, जो सबसे कम में है, जैसे कि आयरन तो 1, 2, 2 है, तो इनको अंतिम में बैलेंस करना, ऐसा करोगे तो आसानी होता है। ओके, तो प्रैक्टिस करने से तुम्हें ही पता चल जाएगा, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इफ ABC are the elements such that A on reaction with air produces a dazzling white flame. A on reaction with air, A को जलाने पर एयर में किस तरह का फ्लेम मिलता है, वाइट डैजलिंग फ्लेम, वाइट डैजलिंग फ्लेम। B is used in rubber industry for hardening, रबर इंडस्ट्री में, और बी का कहाँ प्रयोग होता है, रबर इंडस्ट्री में। तुम्हें याद आ रहा है सल्फर का यूज होता है वल्कनाइजेशन में। और ए मैग्नीशियम, तुम्हें पता है कि मैग्नीशियम जब जलता है तो वाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का तो जरूरत होता ही है, तो जरूर कहीं ना कहीं ए मैग्नीशियम है और बी क्या है, सल्फर है, क्योंकि सल्फर का यूज वल्कनाइजेशन में होता है रबर इंडस्ट्री में, ताकि रबर को हार्ड बनाया जा सके। अब थोड़ी जो प्योर रबर मिलता है उसका तुम ट्रक का चक्का बनाओगे, क्योंकि ट्रक इतना हैवी सामान ले जाना है, अगर नेचुरल रबर का यूज किया जाएगा तो चक्का चल भी नहीं पाएगा, तो वहीं धंस जाएगा, मतलब। ठीक है, तो उसको हार्ड करने के लिए, ताकि टायर बना, मतलब बहुत काफी सारी चीजों में प्रयोग होता है। ठीक है, एंड सी एक्ट एज ए कंडक्टर विथ राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर पे वो कंडक्टर की तरह एक्ट करता है। तो ये पक्का ना पक्का मेटलॉइड्स है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, टेलुरियम और ये सब चीजें जो ये मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स किसे कहते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। ओके, ये कभी भी सी जो है कभी भी मेटल नहीं हो सकता, क्योंकि मेटल में कभी भी राइज इन टेम्परेचर पे, एक लड़के ने शायद कमेंट भी किया था कि राइज इन टेम्परेचर पे क्या होता है, वो शायद कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। मेटल कभी भी जैसी टेम्परेचर राइज होगा रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा और करंट कम फ्लो करने लगेगा। ओके, लेकिन ये जरूर सेमी कंडक्टर है। सी क्या है, सेमी कंडक्टर, या इसी को मेटलॉइड्स भी कहते हैं, जो कभी नॉन मेटल तो कभी नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो हमें तो पता चल गया हमारा आंसर कि ए जो है वो मैग्नीशियम है, बी जो है वो सल्फर है, और सी क्या है, जरूर कोई ना कोई ये मेटलॉइड्स है। और मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ABC पूछ रहा है, देन ABCR, तो हमारा क्या हो गया, मेटल, नॉन मेटल, किधर गया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स रेस्पेक्टिवली। हमारा डी आंसर हो गया, क्योंकि ये तीनों मेटल तो है नहीं, एक मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है, लेकिन तीसरा क्या है, तो इसमें बी ऑप्शन तो दिया नहीं है। थर्ड ऑप्शन दिया है कि पहला ए नॉन मेटल है, क्या मैग्नीशियम नॉन मेटल है, नहीं। सल्फर मेटल है, नहीं। और तीसरा मेटलॉइड है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है कि मेटल, नॉन मेटल, मेटल्स रेस्पेक्टिवली। अब तुम्हें ये क्वेश्चन बताना है कि वल्कनाइजेशन क्या होता है, ये चीज को स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर ये भी बताना कि वल्कनाइजेशन में रबर का ही क्यों यूज करते हैं। ओके, सॉरी, वल्कनाइजेशन रबर का बोला, वल्कनाइजेशन प्रोसेस में रबर को हार्ड करने के लिए सल्फर का ही क्यों यूज करते हैं, क्यों दूसरा एलिमेंट क्यों नहीं यूज करते हैं, इसको खोजना। फिर पॉलीमर्स क्या होता है, इस सब के बारे में थोड़ा सा मैंने लिखा था, लेकिन इसको बाद में भी कभी डिस्कस करूंगा।
देखो यही रिएक्शन होता है जब मैग्नीशियम जलता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन ही सहायक होता है जलने में, कंबसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ये ऑक्सीजन मिलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और बाकी ये मेटलॉइड्स हैं कुछ एग्जांपल, सिलिकॉन, बोरम, जर्मेनियम, टेरियम, आर्सेनिक, सेलेनियम। आगे देखते हैं। द वैलेंसी ऑफ सल्फेट रेडिकल इज इक्वल टू द वैलेंसी ऑफ, वैलेंसी सल्फेट रेडिकल का वैलेंसी कितना होता है, SO4 -2। ओके, तो जिसका -2, जिसका 2 वैलेंसी होगा वो उसके बराबर ही होगा। तो फॉस्फेट, फॉस्फेट ऑप्शन ए क्या है, फॉस्फेट, तो PO4 -3 है, ये तो नहीं होगा, ठीक है, इसका वैलेंसी तो 3 हो गया। हाइड्रोजन फॉस्फेट रेडिकल तो HPO4 -2 ये होगा, इसका रेडिकल, इसका सब वैलेंसी 2 है। आगे देखते हैं डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट रेडिकल तो H2PO4 माइनस, इसका वैलेंसी -1 केवल होता है, तो इसका ये भी नहीं होगा। और फॉस्फाइड रेडिकल P-3 होता है, ठीक है, तो इसका ये भी नहीं होगा क्योंकि सल्फेट का वैलेंसी कितना 2 होता है, तो जिसका 2 होगा वही आंसर होगा ना। तो हाइड्रोजन फॉस्फेट रेडिकल का वैलेंसी 2 होता है, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई इसको याद करना, भाई तुम लोग याद नहीं करोगे तो ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि अब इसमें क्या कहें, क्यों होता है ऐसा, अब होता है तो होता है। अब इसमें इतने छोटे छोटे कंपाउंड्स आंखों से थोड़ी देखते हैं, पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी जल्दी नहीं देखते हैं, मतलब हाइड्रोजन किस तरह स्ट्रक्चर है इसमें, कैसे बनता है, तो याद ही करना पड़ेगा। द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्यूप्रिक नाइट्राइट, ये नाइट्राइट है, नाइट्रेट नहीं है, एंड फेरिक सल्फाइट है, सल्फाइड नहीं है या सल्फेट नहीं है, इज the ratio of oxygen atoms present in 1 molecule of cupric nitrite and ferric sulfite is। सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम क्यूप्रिक नाइट्राइट लिखेंगे, क्यूप्रिक नाइट्राइट कितना होता है क्यूप्रिक नाइट्राइट का, क्यूप्रिक है ना, तो यानी Cu+2 के फॉर्म में है। ओके, क्योंकि तुम्हें पता था ना कि IC किस में लगता है सफिक्स, कि अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर रहा है तो उसका जो मैक्सिमम वैलेंसी जो होगा, ठीक है, तो उसी के लिए IC लगता है। एक क्यूपरस भी होता है, याद है ना, क्यूपरस, उसका वैलेंसी +1, लेकिन क्यूपरिक है तो +2, क्योंकि मैक्सिमम है ना, तो IC। और OUS किसमें जो मिनिमम वैलेंसी, तो यहाँ पर क्यूपरिक और नाइट्राइट का NO2 -1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा CuNO2 का होल 2, ये हो गया क्यूप्रिक नाइट्राइट का फॉर्मूला। ये तुमको बनाना पड़ेगा, याद होता तो तुम डायरेक्ट लिख देते, लेकिन मैं यहाँ पर, और एक क्या था, फेरिक सल्फाइड था। ओके, तो फेरिक सल्फाइड का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, Fe+3 होता है, फेरस Fe+2 होता है, +3, और सल्फाइड का SO3 -2, SO3 -2 होता है ना सल्फाइड का, ये डाईवैलेंट है ना सल्फाइड, और ये ट्राईवैलेंट है आयरन फेरिक फॉर्म में। तो इसको क्रिस क्रॉस मेथड से कर दिए तो Fe×2 हो गया, तो Fe2, और SO3×3 हो गया, तो SO3 का होल 3। तो इन दोनों में ऑक्सीजन, इसके एक मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल है ना, 2 मॉलिक्यूल नहीं ना है, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है, 2 दूनी 4 है, क्योंकि NO2 का होल 2 है, तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 4 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 3 9 है, SO3 का होल 3, तो 9 ऑक्सीजन है इसमें। तो रेशियो कितना हो गया, 4:9 का रेशियो हो गया ऑक्सीजन एटम्स एक मॉलिक्यूल्स में, एक मॉलिक्यूल्स में, क्यूप्रिक नाइट्राइट में और फेरिक सल्फाइड में। तो 4:9 का रेशियो हो गया ऑक्सीजन एटम्स। ये नहीं पूछा था कि एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम्स का रेशियो है, जिसमें इसके एक मॉलिक्यूल में 4 है, इसके एक मॉलिक्यूल में 9 है, तो रेशियो कितना हो गया 4:9। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट ऑफ OUS एसिड। तो सॉल्ट है, तुम्हें पता है ना, एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं, जनरली सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसी का अगर रिवर्स कर दोगे तो हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो विच इज द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट ऑफ OUS एसिड, इसका मतलब ये सभी सॉल्ट्स हैं। और ध्यान दे रहे हो, इनके सभी में Na लगा, Na है, देख रहे हो, Na सोडियम है सब में, यानी कि तुम विच द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट ऑफ OUS एसिड, यानी कि ये सभी जो सॉल्ट्स बने हैं, ये सभी क्या है, सॉल्ट्स हैं। तो इनमें कौन सा ऐसा जो एसिड जो इसमें लगा था बनाने में, उनमें OUS क्या लगता था, OUS का तुम्हारा फॉर्म लगा। तुम्हें पता है ना OUS कब लगता है, देखो तो ये क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम सल्फेट, इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम नाइट्रेट, इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम, क्या पढ़ेंगे इसको, सोडियम ये
अच्छा इसको क्या पढ़ेंगे, एक मिनट, इसको मुझे पता तो नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ClO2 को क्या लिखते हैं, ClO2 को क्लोरस लिखते हैं, ClO2 माइनस, यही ना क्लोरस लिखते हैं। और ये तो पर क्लोरेट हो गया, ClO4 माइनस को क्या लिखते हैं, पर क्लोरेट हो गया, पर क्लोरेट हो गया। ये नाइट्रेट हो गया और ये सल्फेट हो गया। तो विच द फॉलोइंग इज ए सॉल्ट ऑफ OUS एसिड, ठीक है। तो जरूर न जरूर मुझे लगता है कि सॉल्ट प्लस बेस, तो अगर तुमको ज्यादा नहीं समझना है तो इसमें तुम ये देखो कि इसमें ClO2 में क्लोरस आ रहा है, अंत में OUS आ रहा है, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन सी तुम सही मान सकते हो कि बाकी, लेकिन सॉल्ट ऑफ OUS एसिड, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो तो जरूर NaCl2 कैसे बना होगा, अगर तुम देखोगे तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब तुम HClO2 मिला दोगे, क्या है हाइपोक्लोरस मिलाओगे, तो ये क्या देगा, ये तुम्हारा NaClO2 प्लस H2O दे देगा, क्योंकि ये सॉल्ट दे देगा और प्लस वाटर, तो ये बेस है तुम्हारा और वे एसिड है, और इसी को तो पढ़ते हैं हाइपोक्लोरस, इसलिए ऑप्शन सी सही है, हाइपोक्लोरस। तो ये जो सॉल्ट बना है NaClO2, ठीक है, ये किसका किस एसिड का अथी है, हाइपोक्लोरस का, किस एसिड का सॉल्ट है, हाइपोक्लोरस का NaCl2। बाकी Na2SO4 कहाँ से आया होगा, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड को किससे मिलाए होगे, H2SO4 से। देखो तो ये बेस है, ये एसिड है, ये मिलकर क्या बनाया होगा, Na2SO4 प्लस H2O बनाया होगा, एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। इसी तरह से बाकी को तुम देख लो, NaNO3 कैसे बना होगा, NaOH को किससे मिलाया गया होगा, HNO3 से, याद है ना तुम्हें, नाइट्रिक एसिड ये है, और ये क्या मिलके बना होगा, NaNO3 प्लस, अब तो सारा रिएक्शन भी लिख के बता दिया, और NaClO4 कैसे बना होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को मान लो किसमें से डाला होगा, ClO4 में डाला होगा, तो क्या बनाया होगा, NaClO4 प्लस H2O। देख रहे हो सब सॉल्ट है, ये तीनों सॉल्ट है, और ये ऑप्शन में भी है, ये भी ऑप्शन में है। तो ये चीज समझ में आ रहा है तुम्हें, तो ये तो नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सल्फेट हो गया, ये परक्लोरेट हो गया, तो ये केवल ऑप्शन सी सही है, NaClO2 जो सॉल्ट है OUS एसिड का, ठीक है। ओके, तो ये चीज था, और क्या था, समझना इसको, सारे रिएक्शंस को। ये 36 क्वेश्चन नंबर इंडियन तुम्हारा जूनियर ओलंपियाड में आया था, इंडियन जूनियर साइंस ओलंपियाड में 2020 में यही क्वेश्चन आया था जस्ट। ये लेड नाइट्रेट किस मिलके, लेड नाइट्रेट को जब डिकम्पोजिशन होता है तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड प्लस ये थी नाइट्रिक ऑक्साइड, या फिर इसको नाइट्रोजन थी क्या पढ़ते हैं, इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी पढ़ते हैं, प्लस ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड द कोफिशियंट ऑफ PbNO3 का होल टू PbO एंड NO2R। तो इंडियन थी जो नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड था उसमें O2 नहीं दिया गया था, केवल ये बताया गया था कि ये डिकम्पोज हो रहा है और ये बन रहा है और ये बन रहा है, तो पूछ रहा था कि NO2 का कोफिशियंट कितना होगा, लेकिन O2 नहीं लिखा हुआ था। यहाँ तो ऑक्सीजन, यहाँ तो रिएक्शन बना कर दे दिया कि चलो O2 भी आएगा, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता है O2 आएगा तो उसका कुछ रूल होता है कि O2 वहाँ निकलना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, जिसको बैलेंस करेंगे तो इसको कैसे बैलेंस करें, तो PbNO3 का होल 2 है, ये डिकम्पोज हो के PbO प्लस NO2 और प्लस O2 बन रहा है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में है तो इसी को पहले बैलेंस करते थे। कितना ऑक्सीजन है, 2 2 4 1 5, इधर कितना है 6 ऑक्सीजन है, तो इधर 6 ऑक्सीजन है, इधर 5 ऑक्सीजन है। तो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, और लेड तो बैलेंस है ही, लेड 1 है, इधर 1 है, नाइट्रोजन शायद बैलेंस नहीं है। ओके, तो एक काम करते हैं ना, इधर कितना से मल्टीप्लाई करें हम लोग कि कितना से करें बता सकते हो इसको, इधर 6 6 6 2 8 और 9, 3 दूनी 6, और मान लो 6 हो जाएगा, 4 तिया 12, 2 दूनी 4। मान लो यहाँ पर क्या, यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से मान लो यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन इधर हो जाएगा, और इधर कितना है 2 3 3 है 3, तो और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 दूनी 8, 10 1 11, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 10, 2 10 और 2 12, शायद यही हो जाएगा ना, 2 10 और 2 12। देख रहे हो इधर कितना हो गया, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करने चले तो हम लोग क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इधर क्या हो गया, 4 दूनी 8, 8 2 10 और 2 12 ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इनफैक्ट नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, देखो तो 2 दूनी 4 नाइट्रोजन है, इधर 4 नाइट्रोजन है और इधर भी 4 नाइट्रोजन है, इधर दो लेड एटम है, इधर भी 2 लेड एटम है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ओके, अब तुम सोचोगे कि इसको क्यों नहीं 5 से गुना कर देते हैं, इसको 6 से गुना करके, इधर भी 30 आ जाता, इधर भी 30 आता, लेकिन डायरेक्ट कहीं एक कंपाउंड नहीं ना बना है ऑक्सीजन का, कि इधर देखो तो 3 कंपाउंड में ऑक्सीजन है, तुम कहां पर इससे 6 से किससे किससे गुना करते चलोगे 6 से, आ रही बात समझ में, इसलिए डायरेक्ट नहीं बनता, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यहाँ तुम पहले छोटे छोटे नंबर से आगे बढ़ोगे, पहले ऑक्सीजन को करो और देखो अपने आप सब अंत में बैलेंस हो जाएगा इस केस में। तो हमारा क्या क्या, हमारा लेड नाइट्रेट का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, आया समझ में, 2 है। लेड ऑक्साइड का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर इसी को नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं, इसका कितना है, 4 है। तो 2 2 4, 2 2 4 कहाँ है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, बैलेंसिंग करना सीखो, प्रैक्टिस करो और भी। इसमें और भी जो क्वेश्चन बचेंगे वो बना लेना, फिर भी डाउट होगा तो बताना। लेवल 2 के क्वेश्चन कुछ बचे हैं, लेवल 3 के, तो उनको ट्राई करना खुद से। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।